नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आप शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप एफडी और बैंक सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न की चाहत रखते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं और निवेश की सही रणनीति अपनाकर बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कैसे होगा निवेश और लक्ष्यों के मुताबिक किस फंड में निवेश करना है, ये कैसे आप तय करेंगे, इस तरह के सभी सवालों के जवाब हम देंगे आपको हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। रेगुलर से डायरेक्ट में अगर स्विच किया है तो क्या पुराना निवेश विड्रॉ कर लेना चाहिए? लगातार 3 महीने तक नहीं गई आपकी एसआईपी की रकम, तो क्या आपका निवेश कैंसिल हो जाएगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या फिर गिल्ट फंड, दोनों में से क्या चुनना बेहतर और क्यों? और फंड नामा में आज मल्टी कैप में नियम बदलने के बाद क्या अभी निवेश करें या फिर करें इंतजार? और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनसर्व इंडिया की फाइनेंशियल एजुकेटर मृन अग्रवाल। मृन, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो स्वाति। चलिए शुरू करते हैं शो अपना हम। और पहले दर्शक विकास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। विकास जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, कांगड़ा से। जी बताइए। सो मैम एक्चुअली ना मैंने एक्चुअली 15 से 18 तक ना रेगुलर फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली उनको सोच रहा था कि रेगुलर से उनको डायरेक्ट में कर लूं, बट अभी तक मैंने उनको किया नहीं है। फिर मैं बीच में सोच रहा था कि जब मार्केट अच्छा होगा उस टाइम पे करूं, तो मैं ये सोच रहा था अभी उनको निकाल के डायरेक्ट में डाल दूं या स्टिल अभी वेट करूं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। एक्चुअली मेरा थोड़ा कंसर्न ये था कि कोटक म्यूचुअल फंड जो है ना वो बड़ा लार्ज मतलब हैवी हो गया है, और स्मॉल कैप निपॉन वाला वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो क्या मेरे को उनमें बने रहना चाहिए या स्विच करना चाहिए उनसे? नहीं, दूसरा सवाल समझा नहीं। कोटक मल्टी कैप में क्या सवाल है आपका, क्या लग रहा है आपको? उसका ना साइज बहुत बड़ा हो गया है, 30,000 करोड़ के करीब हो गया। AUM बहुत बड़ा हो गया है उसका। जी। ये बात बताइए, जो आपने पहला निवेश बंद कर दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 करीब 7 या 8 स्कीम्स हैं, वो आपने इसको ऑलरेडी डायरेक्ट में स्विच कर लिया है? नहीं, ये अभी एक्चुअली मैंने निकाला नहीं है, ये ऐसे पड़े हुए हैं अभी तक। तो आपने सिर्फ निवेश बंद किया है इसमें? हाँ जी। और आपने बाकी ये जो कोटक मल्टी कैप, LNT मिड कैप और ये सब है, ये लमसम इन्वेस्टमेंट वाले हैं? इसमें मेरी SIP भी चल रही है, और जब मेरे को लगता है थोड़ा मार्केट डाउन है, मतलब लास्ट ये 3 to 4 मंथ में मैंने लमसम काफी सारा लमसम डाला हुआ अभी इनमें। ओके, तो जो पुराना पोर्टफोलियो है उसमें 7 फंड है जिसमें आपकी SIP कैंसिल हो चुकी है। नए पोर्टफोलियो में 5 फंड है जिसमें SIP चल रही है और लमसम भी डाला हुआ है ना? जी जी। टाटा बैलेंस्ड फंड, ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है आपके पास पुराने वाले पोर्टफोलियो में, राइट? हाँ जी। ओके। ये बताएं इमरान, ये पोर्टफोलियो मुझे थोड़ा सा, एक तो बहुत ही ज्यादा फंड है इनके पास, और स्ट्रैटेजी मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि क्या सोच के उन्होंने स्विच किया। आपको क्या लगता है? हाँ, तो सबसे पहले तो फंड्स बहुत ज्यादा हैं पोर्टफोलियो में, और आई थिंक मुझे क्या लग रहा है ना कि व्हेनेवर दीज फंड्स वर डूइंग वेल, तब इन्होंने इनको एक्वायर किया है। तो व्हाट आई फील इज कि एक तो इनको 5 फंड होने चाहिए। मेरे ख्याल से जो उन्होंने करंट इन्वेस्टमेंट का जो बताया है कि उनके पास कोटक मल्टी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, पराग पारेख एंड HDFC सेंसेक्स प्लान वगैरह हैं, वो ठीक हैं। जो पुराने फंड्स हैं, सबसे पहले तो अगर ये रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करते हैं तो पहले तो इनका टैक्स का इंसिडेंस होगा। सेकेंडली अगेन आई विल से कि आप पुराने जो इनके फंड्स हैं उसमें से कोटक सिलेक्ट फोकसेस एनीवे कोटक मल्टी कैप इटसेल्फ। सो जो दूसरे जो फंड्स हैं अदर देन DSP माइक्रो कैप, आई डोंट रिकमेंड एनी ऑफ देम टू होल्ड ऑन। आई थिंक ये उनसे निकल सकते हैं।
एंड इसमें ये जो इनके पास 4-5 फंड हैं लाइक कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, पराग पारेख एंड HDFC सेंसेक्स प्लान, इसमें ही ये और निवेश करें। व्हाट विल हैपन इज कि इनके पास सेंसेक्स प्लान एक इंडेक्स फंड रहेगा, फिर मल्टी कैप स्पेस में इनके पास कोटक एंड पराग पारेख रहेगा, एंड इन स्मॉल कैप ही विल हैव निप्पॉन एंड DSP। अब जब इनके फंड्स के बारे में बात आई है, जैसे उन्होंने पूछा है कि कोटक में फंड साइज बहुत बड़ा हो गया है तो इसमें बने रहें या नहीं। देखिए, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, एंड आई ऑलवेज फील कि फंड मैनेजर्स को भी हर समय प्रेशर रहता ही है परफॉर्मेंस देने का, क्योंकि अगर फंड बढ़ गया है उतनी ही एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं इन्वेस्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो आई फील कि अभी कुछ आप मत कीजिए, आप इसमें बने ही रहें, इसमें आप ज्यादा कुछ मत कीजिए। ओके, तो आप बोल रही जो अभी करंट पोर्टफोलियो है उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है इनको? हाँ, आई थिंक वो ठीक रहेगा। थोड़ा सा L&T मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस है अभी, बट फिर भी जो करंट पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल अच्छा है, उसमें आप कुछ चेंजेस ना करें, और जो पुराना जो रेगुलर में है वो जो भी है आप इन 5 में ही फिर लगाएं। ओके, ऑल राइट। विकास जी, विकास जी आप हैं हमारे साथ? जी मैम। अच्छा विकास जी, एक तो पहली बात ना, ये बताया आपको मृण ने कि करंट पोर्टफोलियो ठीक है आपका, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन इस तरीके से पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज करना, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि क्या सोच के आपने ऐसा किया था? एक्चुअली मैम मैं ना अर्लियर पहले मैं जब 2050 में मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने 3 फंड लिए थे। फिर मेरे को पूरा आइडिया नहीं था कि ज्यादा फंड नहीं होने चाहिए, तो बीच बीच में मैं ऐड करता रहा। फिर मैंने एक्चुअली 2018 से ये जी बिजनेस म्यूचुअल फंड ना देखना स्टार्ट किया। फिर मेरे को पता लगा कि मतलब ज्यादा फंड नहीं होने चाहिए, तो फिर मैंने वो सातों बंद कर दिया और बोल रहे थे कि डायरेक्ट होना चाहिए। तो मेरा थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था, तो फिर मैंने डायरेक्ट में चला लिया। फिर मैंने 2018 से बंद ही रखे हुए हैं रेगुलर वाले। फिर मैं सोच रहा था 1 साल बाद तो टैक्स एफिशिएंट का इशू रहता है, तो 19 में निकालूंगा। फिर मेरा वो मार्केट का थोड़ा कंसर्न रहा, तो अभी मैं छोड़ता ही रहा कि मैं अभी ना निकालूं उनको। आगे से जरा ख्याल रखिएगा, ऐसे चर्निंग करेंगे पोर्टफोलियो में तो आपका जो फाइनेंशियल गोल है प्लीज लक्ष्य बनाइए और उसके हिसाब से निवेश कीजिए। ये शेयर मार्केट की तरह आप इसको ट्रीट ना करें, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ लालतू मैती जी फोन लाइन पे जुड़े हैं। लालतू जी, आपका नाम मैं सही तरीके से बोल रही हूँ? यस मैम, यस मैम। बताइए, आपके सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके लेते हैं, ठीक है? मैडम एक्चुअली मेरे 6 SIP किया म्यूचुअल फंड आपको जी बिजनेस के देखने बाद। मैं अभी 5 मंथ स्टार्ट किया। मेरे 2 लार्ज कैप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप और मीरा एसेट जी, एक मिड कैप कोटक इमर्जिंग। पोर्टफोलियो आपका हमारे पास है, सवाल पूछिए। तो मेरे लक्ष्य में जो है, मैं 10 साल अगले 10 साल में इस तरह में SIP स्टार्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मेरे लक्ष्य में 50 to 60 लाख मैं अगले 10 साल 10 to 15 ईयर्स बाद मैं चाहता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो ठीक है और नहीं तो कुछ कुल कितनी SIP चल रही है, कितने रकम की? टोटल 6 SIP चल रहे हैं, 5,000 टोटल 5,000 की। और आप 15 साल तक में 50 लाख कॉर्पस जोड़ना चाहते हैं, राइट? हाँ, एक मैम मेरे को डेट फंड नहीं है, तो हाँ, मेरे उसका भी जवाब देंगे, एक एक करके लेते हैं, रुकिए, ठीक है? पहले इसका जवाब देते हैं। मृन बताइए, कैलकुलेशन क्या कहता है? 5,000 की SIP, 15 साल का टेन्योर, अगर हम कम भी लेके चले उम्मीद 8 से 10% के बीच में, तो क्या ये टारगेट पूरा हो जाएगा? हाँ, थोड़ा तो मुश्किल रहेगा ये टारगेट मीट करना, बट फिर भी अच्छी बात ये है कि इन्होंने शुरुआत तो की है, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा जो इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, और फंड्स मत ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 6 फंड हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक मतलब और फंड नहीं ऐड कीजिएगा। जो फंड्स हैं वो ठीक है, थोड़ा लार्ज कैप बायस है इन सारे फंड्स में, क्योंकि ब्लू चिप फंड जो है वो लार्ज कैप फंड है, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स इज अगेन लार्ज कैप, पराग पारेख मल्टी कैप फंड, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड है। तो जो फंड्स हैं वो ठीक है, एज लॉन्ग एज वो अवेयर हैं
कि इसमें काफी लार्ज कैप बायस है तो ठीक है। लालतू जी, कैलकुलेशन कहता है कि आप ना अगर 10% का रिटर्न भी लेके चलेंगे ना तो 20 लाख के आसपास ही जुड़ पाएंगे, तो आपको अपने निवेश की रकम बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? ओके ओके। चलिए, दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल तो मेरे को डेट फंड, वही HDFC वो गोल्ड फंड है अभी है, तो कोई डेट फंड में इसने नहीं जुड़ा और आफ्टर पोस्ट टैक्स रिटर्न में और रिटर्न कम होने के बाद इसलिए मैंने सोचा तो कोई डेट फंड नहीं है, तो डेट फंड कोई की जरूरत है और नहीं है मेरे को? आपकी उम्र है 33 साल और ये डेट फंड अगर जोड़ना चाहते भी हैं तो किस वजह से, क्या है पर्पस उसके पीछे? नहीं, कोई पर्पस नहीं है, मैं इसलिए मैं सजेशन लेता हूँ, मेरे को कोई डेट फंड चाहिए ना नहीं चाहिए। मृन, देखिए ऐसा है कि अगर मतलब इट डिपेंड्स कि आपने और कहाँ इन्वेस्ट किया है, आपके पास PPF का इन्वेस्टमेंट है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो अगर वो है, इन सब बातों में डिपेंड करता है। वैसे तो आपकी उम्र कम है तो उसके हिसाब से आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, पर जो बहुत जरूरी है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि अगर मैं 100 रुपए बचा रहा हूँ तो वो 100 रुपए में से मैं पूरा इक्विटी में डालूंगा या मैं थोड़ा सा डेट में डालूंगा। अभी डेट में अगर हम लेते हैं तो अगर आप सैलरी रहें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता है, अगर आपने PPF ओपन किया है तो PPF भी आता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अगर अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस करना है और मतलब करना है तो आप डेट फंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में लाइए, बट ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना परसेंटेज आप चाहते हैं डेट फंड्स में। लालतू जी? ओके मैडम, मैं ठीक समझ आया। मेरे एक्चुअली PPF और है, इसलिए ठीक है, मेरे कोई डेट फंड नहीं है मैडम, ठीक ही बोले, ठीक है मैं समझ गया। मेरे और एक बात है, मैं अभी जो मल्टी कैप का सेबी का नया रूल है तो उस पे हम आज अभी बात करेंगे शो के आखिर में, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपका एक सवाल आपने जो मेल में किया था लालतू जी, वो था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड? हाँ मैडम, ये बात मेरे को समझ नहीं है, तो कंपाउंड इफेक्ट होगा तो SIP व कोई फंड नेगेटिव रिटर्न क्यों देता है? अब कंपाउंडिंग में हमेशा पॉजिटिव होगा कि ये गारंटी तो खैर कभी नहीं होगी। मृन बताएं कैसे काम करता है? बहुतों का ये सवाल होता है, कुछ एक तबका कहता है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम नहीं करता है, एक तबका कहता है कि करता है, आखिर होता क्या है? तो एक्चुअली ना इसका आंसर है कि इट इज इन बिटवीन, यू नो, इट जैसे अगर हम FD का ले लेते हैं जो कंपाउंड होती है तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है और फिर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो बहुत आसान समझना होता है कि वो कंपाउंडेड रिटर्न्स क्या आता है। अब अगर हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें कंपाउंडिंग होती है, बट ये एक्चुअली कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है वो इसीलिए क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो इक्विटी फंड्स हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आ सकता है, जो हम कहते हैं that there is a possibility of getting an exponential return, right? तो जैसे FD में मतलब बारी आपका इंटरेस्ट आता रहता है, ऐसे नहीं होता है इक्विटी फंड में, कभी ऊपर कभी नीचे। बट अगर हम 10-15 साल के बेसिस में देखते हैं और अगर हम जो रिटर्न देखते हैं उस हिसाब से what it is said is that it is like the compounding effect because it has the ability to give you a very high return. So it is like कि कंपाउंडिंग हो रही है, इट इज नॉट एग्जैक्टली कंपाउंडिंग जैसे FD में होता है वैसे नहीं हो रही है, बट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ यू से दैट इट इज लाइक अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो FD की तरह कंपाउंडिंग आपको यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन कंपाउंडिंग की तरह की कोई चीज अगर इसको हम एकदम सरल भाषा में समझे तो वो म्यूचुअल फंड में होता है। तो ये जितना आपकी बढ़ोतरी पे लागू होगा उतना गिरावट पे भी होगा, तो इस चीज को ख्याल रखिएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं हमारी खास मेहमान इमरान अग्रवाल। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ सवाल एक आया है ईमेल के जरिए रेणु गुप्ता जी का।
7 म्यूचुअल फंड में 2018 से ये निवेश कर रही हैं और एसआईपी की जो डिटेल्स हैं वो मृण आपके पास और स्क्रीन पर भी। हुआ ये कि 2019 अप्रैल में क्योंकि इनके पास बैंक अकाउंट में शायद सफिशिएंट बैलेंस नहीं था तो 2 एसआईपी नहीं गई है, तो इन्होंने मिरे एसेट और मिरे म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से फॉर्म भरिए और आपकी एसआईपी चालू हो जाएगी। इन्होंने ये काम किया और पता ये चला कि अब 2 एसआईपी जा रही है सेम रकम की, मतलब 9,000 अगर एक में थी तो 18,000 एक में जा रही है। जानना ये चाहती हैं कि भाई इसे अब कैसे बंद कराया जाए। ब्रिन, तो इनको बेसिकली फंड हाउस को अप्रोच करना पड़ेगा एंड बेसिकली इनको एक एसआईपी क्लोजर देना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर फंड्स नहीं रहते हैं तो वो महीने की एसआईपी नहीं होती है, बट जो एसआईपी होती है वो जारी रहती है। जैसे अगर आपने 1 साल की एसआईपी के लिए साइन अप किया है और आपने वो डेबिट एडवाइस दी है कि आप 1 साल तक मेरा अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, तो अगर 1 महीने में पैसे नहीं है तो वो महीने में नहीं जाएगी, बट अगले महीने में अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो चला जाएगा। तो अगर जो महीनों में आपकी एसआईपी नहीं गई, अगर उन महीनों के लिए आप फिर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एडिशनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप से, मतलब वो एसआईपी के थ्रू नहीं हो पाएगा। एंड ऐसे केसेस में आपको नया एसआईपी खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप कह रही हैं कि इन्हें अब फंड हाउस को लिखना होगा और एक एसआईपी कैंसिल करनी होगी। हाँ। ओके, तो रेनू जी, आप फंड हाउस को अगर आपने खुद से निवेश किया है डायरेक्ट प्लान में तो आप ऑनलाइन भी कैंसिल कर सकती हैं। अगर किसी के थ्रू किया है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या किसी एडवाइजर के थ्रू, तो आप उनके जरिए भी ये काम कर सकते हैं। और आगे से ख्याल रखिएगा कि एसआईपी अगर मिस हो जाती है तो दोबारा नया एसआईपी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको कॉम्पनसेट करना चाहते हैं तो आप भले ही उसी फंड में कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए अलग से किसी भी टाइम पे, उसके लिए एसआईपी अलग से शुरू ना करें। और यहाँ पर अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला हम खत्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में इस हफ्ते जो एक सवाल हम अपने सभी एक्सपर्ट से करेंगे वो है मल्टी कैप के ऊपर। सेबी ने मल्टी कैप के नियम में कुछ बदलाव किए हैं और उसके बाद दर्शकों के मन में, निवेशकों के मन में उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो हम आज पहले मृण से जानेंगे कि मृण, आप बताइए कि आप इस पूरे नियम को, इस बदलाव को कैसे देख रही हैं निवेशक के पर्सपेक्टिव से। देखिए, सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो चेंज आया है, इट इज ओनली अ प्रपोजल राइट नाउ, राइट। तो अभी तो उन्होंने बोला है कि जनवरी 2021 तक टाइम है म्यूचुअल फंड्स को करने के लिए। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप अभी वेट कीजिए, अभी आप अपने मल्टी कैप का कुछ ना मत कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए इस मामले को लेकर, अभी कुछ ना करें आपको अपने मल्टी कैप के पोर्टफोलियो को लेकर। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात जो ये है कि मैं भी खुद मल्टी कैप्स में काफी निवेश करती हूँ एंड मुझे क्या लगता है, बोथ एज एन एडवाइजर एंड एन इन्वेस्टर, कि सर्टेनली एक ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें फंड मैनेजर को फ्रीडम हो कि वो कौन से भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकें। देखिए, जो अभी हुआ है वो कह रहे हैं कि ज्यादा लार्ज कैप बायस है एंड मिड कैप और स्मॉल कैप का ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है मल्टी कैप फंड्स में। बट मेरे ख्याल से एक ऐसा फंड होना चाहिए जिसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि या तो वो जो भी मतलब जहां पर भी वो ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं उन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर सकें विदाउट हैविंग एनी लिमिट्स ऑफ एनी काइंड की 35% इसमें डालो या 35% इसमें डालो। तो मेरी तो यही दरख्वास्त रहेगी कि ऐसा एक फंड कैटेगरी भी होना चाहिए फॉर श्योर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक नई कैटेगरी फ्लेक्सी कैप जैसी कुछ बाजार में आनी चाहिए फिर? या तो ये अगर मल्टी कैप में ही हो सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो सर्टेनली इन्वेस्टर्स को सोचना पड़ेगा। मतलब
अगर जो उन्होंने रेगुलेटर ने अभी बोला है कि 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप एंड 35% इन स्मॉल कैप्स, तो अगर मतलब ऐसा होगा, आई एम नॉट श्योर कि जो हमारा जो मल्टी कैप फंड है, वेदर आई वुड वांट टू होल्ड अ फंड लाइक दैट, राइट? सो फिर अगर हमें स्विच करना पड़ेगा एक दूसरे फंड में, तो फिर टैक्स का भी मामला बीच में आ जाता है, स्पेशली अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हैं तो टैक्स का मामला आ जाता है। तो थोड़ा अभी हम लोग भी वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट यस आई डू फील कि एक फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी होनी चाहिए, या तो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड्स को ही वही बना दे, या नई कोई कैटेगरी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। और अगर ये लागू हो जाता है, जो मुझे लगता है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि लागू नहीं होगी, हालांकि एएमसीज ने शायद अपना अप्रोच किया होगा सेबी को, लेकिन सेबी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं वापस ले रहा हूं या फिर मैं सोचूंगा इसके ऊपर। तो अगर ये लागू हो रहा है और 25% स्मॉल कैप में अगर निवेश करना पड़ेगा मल्टी कैप को, तो एक तो ये कैटेगरी अपने आप में काफी रिस्की हो जाएगी पहले की तुलना में, ब्रिन, राइट? यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल ही इट विल बिकम मोर वॉलेटाइल देन व्हाट इट वाज अर्लियर। और साथ ही फंड मैनेजर के लिए भी चैलेंज हो जाएगा अमरीन, उनको अगर वो स्टिक करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के साथ ही, तो बहुत चैलेंज हो जाएगा। बिकॉज अगर हम अभी देखते हैं तो जो स्मॉल कैप फंड्स का AUM है शायद इट्स 52,000 करोड़, एंड अगर हम अभी देख रहे हैं अगर 25% तक ये मल्टी कैप का एक्सपोजर स्मॉल कैप्स में जाना है, इट मींस इन्वेस्टिंग अनदर 27,000 करोड़। एंड जैसे कि हमने देखा है कि कुछ फंड्स जो हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, उन्होंने SIP में भी रोक लगा दी है कि आप एक लिमिट तक ही इन्वेस्ट करते हैं SIP तक में। तो गिवन द फैक्ट कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐसी सब लिमिट्स लगाई जा रही हैं फंड हाउसेस से, एंड द फैक्ट कि द कैटेगरी साइज इज 52,000 करोड़, एंड इसमें फिर अगर 25 या 27,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो मतलब इट रियली मीन्स कि वन फंड मैनेजर हैज टू फाइंड दोज मेनी स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन, which means that there could be a drag on performance for some time if there's too much of cash. And secondly, also trying to find those stocks ki itne sare small cap stocks, I'm not really sure whether itna depth hai उस market में या नहीं। तो निवेशक को इस वक्त जो ऑलरेडी निवेश करके बैठे हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन जो नए निवेशक चाह रहे थे, निवेशक जो मल्टी कैप में निवेश करने की सोच रहे थे, वो तो अभी एकदम ही दूर रहें, अभी इस तरह का कोई काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और फंडनामा के सवाल को इतने आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट दे, तो आपको क्या करना है, आपको अपना सवाल हमें भेजना है। सवाल जब भी लिखते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर वहाँ पे लिखिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। सवाल अंग्रेज़ी या हिंदी किसी में भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।